हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वैकेंसी अड्डा पर। और देखिए दोस्तों, हम वैकेंसी अड्डा पर हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हमारी क्लास चल रही है वर्णमाला, जो कि आज समाप्त होने वाली है। और कल की क्लास में हम इसके एमसीक्यू लगाएंगे। जितना हमने पढ़ा उसके सारे एमसीक्यू आपको लगाने को मिलेंगे, और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए वो भी हम एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको हिंदी बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई जा रही है, जिसमें आप अब पटवारी में भी आपको देखने को मिलेगी ये हिंदी। जेल प्रेरी हो गए, एसआई में आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छे लेवल की हिंदी है, इसलिए प्लीज़ हमारी क्लास को एक बार देखिए, और आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमारी वर्णमाला चल रही है, जो कि आज लास्ट क्लास है इसकी, वर्णमाला की छठी। ठीक है, इसके पहले हमारी 5 क्लास और आ चुकी हैं। ये समाप्त होने के बाद उसके बाद हम संधि स्टार्ट कर देंगे। आगत व्यंजन हमने देखे दोस्तों, इसके पहले हमने स्वर देख लिए। स्वर में एक एक वर्णों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, और व्यंजन हमने सारे देख लिए। व्यंजन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। इसके अदर भी कुछ और फैक्ट होते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगत व्यंजन की हम बात करते हैं तो आगत व्यंजन किन व्यंजन वर्णों को कहा जाता है? आगत व्यंजन वर्तमान में भाषा के बढ़ते स्वरूप के कारण कुछ व्यंजन वर्णों को स्वीकार किया गया है। यहाँ व्यंजन वर्ण विदेशी भाषाओं के संपर्क में आने के कारण सम्मिलित किए जाने हैं। चूँकि यह दूसरी भाषा से आए हैं, इसलिए इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। देखिए, भाषा हमारी इतनी अधिक बढ़ रही है, तो उसमें भी हमारे कुछ व्यंजन बहुत ज़्यादा, जो वर्ण जो शब्द है, जो वर्ण है, उनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो इनको आगत व्यंजन के रूप में हमने हमारी भाषा में मिला लिया है। ठीक है, जैसे आपका हो गया क ख ग ज फ। इनमें जो आप ये देख रहे हैं ना, ये चिन्ह, ये बिंदु, इसको हम नुक्ता बोलते हैं। ठीक है, इसको नुक्ता बोलते हैं, और नुक्ते का काम होता है शब्दों में कोमलता लाना। शब्दों में कोमलता लाने का काम नुक्ते का होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर आपका नुक्ता लगा है सभी में, तो इन व्यंजन वर्णों को नुक्ता वर्ण कहते हैं। मूलतः अरबी फारसी भाषा के हैं। ये कैसी नुक्ता वर्ण कहाँ से आया है आपका? तो ये अरबी फारसी भाषा से आया हुआ है। जो ये आपका नुक्ता चिन्ह का प्रयोग से वर्ण में कोमलता आती है। ज और फा में नुक्ता लगाना आवश्यक होता है आपका। जो ज और फा है ना, आपको इसमें नुक्ता लगाना आपको आवश्यक होता है। अरबी फारसी भाषा का है, लेकिन क ख ग आपको जरूरी नहीं माना गया। देखिए, जैसे आपका दोस्तों लिखा जरा, आपका जरा यहाँ पर लिखा ना दोस्तों, तो ये जरा का आपका अलग अर्थ होगा। ये जरा का आपका अलग अर्थ होगा नुक्ते वाले का, और इसका आपका अलग अर्थ होगा। आपने बोला जरा, जरा कौन सा बोला आपने? ये वाला। ठीक है, आपने बोला ज़रा, ज़रा, तो ये वाला आपका ज़रा ये हो गया। इसका अर्थ होता है थोड़ा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका? थोड़ा। और इसका अर्थ क्या होगा आपका? बुढ़ापा। ये आपका अरबी फारसी भाषा आ गया है, और ये जरा आपका संस्कृत भाषा का। ठीक है, तो इसमें आपको नुक्ता लगाने से आपके अर्थ का मतलब, शब्द का मतलब ही आपका बदल जाता है। सर्वप्रथम नुक्ता लगाना किसने प्रारंभ किया था? तो सर्वप्रथम नुक्ता चिन्ह का प्रारंभ किया था हमारे सितारे हिंद, जिनको हम बोलते हैं शिव प्रसाद जी ने आपका नुक्ते चिन्ह का प्रारंभ किया था। आगे हम देखते हैं प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दोस्तों कितने प्रकार में बांटा गया है? तो आपको ये 2 भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हमने किया तो 2 भागों में हमने बांटा है। अल्प प्राण एक, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण किसको बोलते हैं? अल्प का मतलब ही होता है कम, छोटा। ठीक है, बहुत छोटा। अल्प का मतलब ही क्या होता है हमारा? छोटा। तल्प वर्ण हमारे क्या क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा, यहाँ पे देखिए मुख से जो हमारी वायु निकलती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का, जो हमने क च ट त प वर्ग पढ़ा ना, उसका पहला, तीसरा और यहाँ पे 5वां वर्ण, और सभी आपको स्वर और सभी अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन हमने पढ़े थे आपके कौन कौन से होते हैं, जिसमें 4 व्यंजन होते हैं, जिसमें आपका अंतस्थ व्यंजन को मिलाकर इनकी सब की संख्या कितनी बताई गई है? अल्प प्राण में 31 होती है। ठीक है,
आगे देखिए, जैसे आप काउंट कीजिएगा, ये आपका पहला वर्ग हो गया, ये आपका वर्ग का दूसरा वर्ण हो गया, और ये आपका तीसरा है ना। ये देखिए पहला, तीसरा और ये पांचवा, ये सभी आपके कैसे वर्ण कहलाते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। देखिए 5, 5, 10, 5, 15, तो यही हो गए। और ये सभी स्वर य, र, ल, व, ड, ये भी आपके अल्प प्राण कहे जाते हैं। और आपके जो सभी अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, और सभी स्वर आपके अल्प प्राण कहे जाते हैं। महाप्राण किन्हें कहते हैं? अल्प प्राण को छोड़कर बाकी सब महाप्राण कहे जाएंगे। एक बार देख लीजिए, महाप्राण ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से वायु की मात्रा अधिक होती है, महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण आपके कौन कौन से होंगे? देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, सभी उसमें व्यंजन, ये आपके 15 होते हैं। देखिए, ये आपका दूसरा वर्ग हो गया, ये आपका चौथा हो गया, और सभी उसमें व्यंजन श, स, ह और ड, ये आपके कैसे हो गए? महाप्राण वर्ण, ठीक है। व्यंजन के हम भेद देखते हैं, तो व्यंजन के देखिए भेद की बात करते हैं दोस्तों। तो हमारे व्यंजन के भेद को बताया गया है। स्वर तंत्रियों के कंपन, नाद या आपके घोष के आधार पर व्यंजन वर्णों का हमने वर्गीकरण कितने 2 भागों में किया है। इसका भी हमने 2 भागों में किया, अघोष व्यंजन वर्ण और सघोष व्यंजन वर्ण। अघोष और सघोष क्या होता है, आगे देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आपको जानकारी हमारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। अघोष व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं? अघोष व्यंजन वर्ण किसको बोलेंगे हम? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। इसमें क्या बोला? स्वर तंत्रियों में हमारी कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष व्यंजन वर्ण बोलते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, ये वर्ण नहीं है, यह वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का हमारा पहला, दूसरा और हा को छोड़कर सभी जो उसमें व्यंजन होते हमारे कैसे कहलाते? ये अघोष व्यंजन वर्ण कहलाते, और इनकी संख्या हम कितनी होती? 13 होती है। यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, सघोष की कितनी है ना। देखिए, पहला वर्ग हो गया आपका, ये आपका पहला वर्ग हो गया आपका, ये दूसरा वर्ग हो गया कचटप्पा में, ठीक है। तो ये आपके कैसे हो गए? अघोष व्यंजन वर्ण हो गए। और आपके शा, शा, हा, ये उसमें व्यंजन हो गए, ये आपके अघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और सघोष किन को बोलते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें हम सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन हा को भी इसमें मिला लिया जाता है। और इनकी संख्या आपकी कितनी होती है? सघोष की 33 होती है। 33 होती है। कौन कौन से होते हैं आपके सघोष व्यंजन वर्ण? देखिए, तीसरा, चौथा और ये आपका पांचवा, ये आपके सघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और सभी स्वर य, र, ल, व, ह, अम, अह, ढ, उढ, ये आपके सघोष होते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर पूरे व्यंजन वर्णों के बारे में, एक एक व्यंजन वर्णों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। स्वर वर्णों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। लेकिन इसके हम उच्चारण के आधार पर बात करते हैं, तो आप उच्चारण के आधार पर आप कैसे बोलेंगे इनको जल्दी से? जैसे देखिए, पहला आपने बोला अका विसर्ग कंठराम, तो इसमें अका विसर्ग कंठराम में आपका आ गया, बड़ा आ गया, का आ गया, का पूरा परिवार आ गया इसमें, है ना। आ, का, छोटा आ गया, बड़ा का, ख, ग, घ, अह, आ गया और हा आ गया। ये आपकी इनकी ध्वनि कैसे आती है? आपके कंठ से आती है। आगे देखिए दोस्तों, इचियस बी तालुराम, इचियस बी तालुराम, ई में छोटी, बड़ी और चा का पूरा परिवार, च, छ, ज, झ और ईया और शा आपका इसमें आ गया, है ना। इसमें आपका देखिए ई आ गई, यहाँ से ई आपकी दोनों बन गई,
चा से आपका पूरा चा का परिवार आ गया, और या और शा से आपका या और शा आ गया। ठीक है, ये इनकी ध्वनि आपको कैसे आती है? तालव्य से। उपम आते ओष्ठ में, तो ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और पा या फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये उपम कैसे? ओष्ठ से आते हैं आपके, केवल वा और फा दंतोष्ठ में। ये वा और ये जो आपका नुक्ता वाला फा, ये आपको कैसे? दांतों प्लस होठों के बीच में से इनकी ध्वनि आपको आती है। आगे हम देखते हैं लिटरस जानो मूर्धा जी। लिटरस जानो मूर्धा जी में आपका ऋषि आ गया, टाका पूरा परिवार आ गया, और इसमें शा आ गया, ट ठ ड ढ र और शा, है ना। ये कैसे? मूर्धन्य से आते हैं। लटरम लतम पुकारो दंतो जी, दंत जी। लटम पुकारो दंतो जी का मतलब हो गया ये आदल्ला है। ठीक है, लतम पुकारो दंतो जी में ला, ल, त, थ, द, ध और ये शा, ये कैसे? इनकी ध्वनि आपको दंतों के बीच से आती है। ठीक है, ए आई कहे कंठ तालव्य। ए और आई कहाँ से? कंठ, गले से, और यहाँ के आपके तालू के बीच से होकर आती है। नाकस से, नासिक से, पंचम अच्छे, यहाँ पे आपका ना 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 म अमह, ये आपकी इसकी ध्वनि कहाँ से? नाक से आती है। आप नाक बंद करके इनको एक बार बोलिए तो आपकी नाकों में हल्का सा वो आपको कंपन सा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होने जा रही है। एक और बचा इसमें, ये देख लिए। ओ औ कहे कंठोस्थ में जीवा रखो प्रकोष्ठ में। ओ औ कहे कंठोष्ठ में जीवा रखो प्रकोष्ठ में। तो मतलब इसका होता है ओ और औ आपका कैसा है? कंठ और होठों के, गले और होठ के बीच में से इसका होता है ओ औ कहे कंठोष्ठ में जीवा रखो प्रकोष्ठ में। ये आपको याद रखने की दृष्टि से बताया हुआ है। ठीक है, और आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। जिसको भी समझ में नहीं आई है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आगे हम देखिए कल MCQ लगाएंगे इसके, तो प्लीज़ ज़रूर एक बार MCQ लगाइए, आपको MCQ लगाने में बहुत आनंद मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।